तो भीषण गर्मी है, न जाने क्या होगा लोगों का। ए सूरज देवता, आप भी अपनी तपन को तेज किए हुए हैं। इस गांव में तो काल पड़ा ही था, और आप भी। तुम सही कह रहे हो काका। न जाने हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। अचानक से हमारे गांव में सूखा पड़ गया। पर ये सब हमारे गांव में ही क्यों काका? आसपास के गांव में तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। न जाने इस गांव पर यह कैसा अभिशाप आन पड़ा है। हाँ काका, अब क्या होगा? बिना पानी के तो कुछ भी नहीं है। सरपंच जी, अब आप ही कोई उपाय बताइए। बिना पानी के तो हम सभी यहाँ इस गांव में ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। अरे मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ? मैंने सारी कोशिशें करके देख ली, लेकिन सब में असफल रहा। दूसरे गांव से मदद भी ले ली पानी की, लेकिन न जाने इस गांव पर कैसा श्राप है जो टल ही नहीं रहा है। सरपंच जी, आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे गांव में अचानक से गाज गिरी है वो कोई प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कहीं न कहीं कोई बात जरूर है। अरे मैं इसमें क्या कहूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। अगर ऐसी बात है सरपंच जी, तो इस गांव में आप किसी साधु बाबा को बुलाइए और इस गांव का शुद्धिकरण करवाइए। काफी दिन ऐसे ही व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन गांव वालों को कोई तोड़ नहीं मिलता। तभी उस गांव में एक नौजवान शहद बेचने आता है और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कैसा गांव है ये? यहाँ तो न कोई तालाब दिख रहा है और न कोई नदी, और ऊपर से बड़ी जोरों की प्यास भी लग रही है मुझे। तभी वहाँ से एक औरत गुजरती है। सुनो बहन, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला दोगी? भाई, यहाँ लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पानी की बड़ी किल्लत हो रही है। हम तुम्हें कहाँ से दे पानी? आज इस गांव में पानी की कीमत किसी सोने से कम नहीं है। पानी की किल्लत? ये कैसे हो सकता है? अभी मैं पास के गांव से आ रहा हूँ, वहाँ तो बहुत पानी है, और जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ वहाँ भी अपार पानी है। फिर यहाँ कैसे सूखा पड़ा है? ना जाने, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। पानी पानी को तरस रहे हैं। हम सभी गांव वाले जैसे तैसे दूसरे गांव से पानी ला रहे हैं। बिरजू उस औरत से बातें कर ही रहा था कि तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज आती है। हाय मेरा बच्चा मर गया बिना पानी के। बिरजू भागता हुआ वहाँ आ जाता है तो देखता है एक बच्चा प्यास से मर चुका है। बिरजू को ये सब देख बहुत बुरा लगता है और उससे ये सब देखा ही नहीं जाता। अब बस बहुत हुआ। तुम सभी इस गांव से दूर किसी दूसरे गांव में चले जाओ। इस गांव में मौत का साया मंडरा रहा है। पर हम जाएंगे कहाँ? आप ही बताइए हमें। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। गज्जू फूट फूट कर रोने लगता है और साथ ही गांव के बाकी लोग भी रोने लगते हैं। आप सभी धीरज धरिए, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। कौन हो तुम, और तुम हमारी मदद कैसे करोगे? मैं एक शहद बेचने वाला हूँ। जब जंगल के रास्ते आ रहा था तब मैंने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तालाब है, जहाँ लबालब पानी भरा हुआ है। अगर हम उस तालाब के पानी को यहाँ लाने में सफल हो गए तो पानी की कोई कमी नहीं होगी। तुम किस तालाब की बात कर रहे हो? आसपास तो कोई तालाब नहीं है। अरे मैं जिस जंगल से आया था, पूरब दिशा वाला जंगल, उसी में तो है तालाब। नहीं नहीं, हमें वहाँ का पानी नहीं चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। अरे पर क्यों? तुम जानते नहीं हो, कहते हैं वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो उस तालाब की रक्षा करती है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उस चुड़ैल से निपट लूंगा। नहीं नहीं, हमें वहाँ का पानी नहीं चाहिए। उस तालाब का पानी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बोलो ना, तुम जाओ यहाँ से। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सरपंच जी? पानी की हमें बहुत जरूरत है और आप मना कर रहे हैं। ठीक है, तुम सभी को जो ठीक लगे करो। सरपंच ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। आप लोग फिक्र मत करिए, मैं जल्द ही पानी की व्यवस्था करता हूँ। बिरजू उस जंगल की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते उसे अंधेरा हो जाता है। अरे ये क्या, अंधेरा हो गया? अब मैं उस तालाब को कहाँ ढूंढूंगा? तभी उसे किसी की पायल की छन छन की आवाज आती है। इस जंगल में पायल की छन छन की आवाज, ये किसकी आ रही है? ये क्या, इस घने जंगल के बीचों बीच में ये झोपड़ी किसकी है? मुझे जाकर देखना चाहिए। बिरजू झोंपड़ी के पास जाता है और देखता है झोंपड़ी के अंदर एक लड़की जो कि एक लंबा घूंघट किए हुए है खाना बना रही है। बिरजू झोंपड़ी के अंदर जाता है। अरे अरे, कौन है आप और ऐसे कैसे बिना पूछे अंदर चले आ रहे हैं?
माफ करिएगा, मैं आपसे बिना पूछे अंदर आ गया। पर आप कौन हैं? और इस वीरान जंगल में, इस झोपड़ी में क्या अकेली रहती है? मेरा नाम काजल है और मैं इसी जंगल में, इसी झोपड़ी में अकेली रहती हूँ। पर तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ इस जंगल में इतनी रात को नहीं आना चाहिए था। पास के गांव के लोग पानी के लिए बहुत परेशान हैं। मैं उनकी मदद के लिए इस जंगल में आया हूँ। मैंने इस जंगल में उस पानी के तालाब को देखा है जो पानी से लबालब भरा हुआ था। दिल के बड़े साफ मालूम होते हो। एक काम करो, तुम थक गए होंगे। मैंने अभी अभी साग रोटी बनाई है, खा लो और आराम कर लो। सुबह गांव वालों की मदद कर देना। बिरजू काजल की बात मान लेता है। सुबह होती है। वाह, बड़ी अच्छी नींद आई यहाँ पर। तुम अकेली क्यों रहती हो यहाँ? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? और हर वक्त ये घूंघट क्यों? हटाओ इस घूंघट को। नहीं, मैं अपने घूंघट को नहीं हटा सकती। पर क्यों? मैं ये घूंघट उसी के सामने हटाऊंगी जो मुझसे शादी करेगा। ओह, चलो कोई बात नहीं। अब चलो जल्दी से मुझे उस तालाब के पास ले चलो। ठीक है, चलो मेरे साथ। काजल बिरजू को तालाब के पास ले जाती है। ये रहा वह तालाब जो पानी से लबालब भरा हुआ है और जिसकी तुम बात कर रहे थे। बिरजू तालाब के पानी को जैसे ही छूने की कोशिश करता है, एक जोर का उसे झटका लग जाता है। अरे ये क्या? इस पानी को छूते ही मुझे ये झटका कैसा लगा? तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है इस तालाब से पानी ले जाना? इतनी आसानी से तुम इस तालाब के पानी को नहीं ले जा सकती। तो फिर मुझे क्या करना होगा इस तालाब के पानी को ले जाने के लिए? मुझसे शादी करनी होगी। तुम क्या कह रही हो? मैं जानता हूँ ना पहचानता हूँ, और ना ही पहले कभी तुमसे मिला हूँ। फिर अचानक से मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? सोच लो, अगर तुम्हें उन गांव वालों को बचाना है तो मेरा कहा मानना होगा। बिरजू सोच में पड़ जाता है। पानी लेकर नहीं तो गांव वाले प्यासे मर जाएंगी, ये सोचकर वे शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ ही देर में दोनों शादी कर लेती हैं। बिरजू, क्या तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगी? अब तो मैं तुम्हारी पत्नी बन चुकी हूँ। अब तुम्हें वह हक मिल चुका है कि तुम मेरे घूंघट को हटाकर मेरे चेहरे को देख सको। हाँ बिल्कुल। बिरजू कांपते हाथों से काजल का घूंघट उठाता है। काजल का घूंघट जैसे ही उठता है, बिरजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह पीछे की ओर हट जाता है। बिरजू कांपती हुई आवाज में कहता है, कौन हो तुम? और तुम इतनी भयानक कैसे हो? ये क्या? तुम हंस क्यों रही हो? मैं उस श्राप से मुक्त हो चुकी हूँ। बिरजू समझ नहीं पा रहा था कि काजल ये सब क्या बोल रही है। ठीक है, अब तो मैं इस तालाब के पानी को गांव वालों को दे सकता हूँ ना? हाँ, दे सकते हो। उसके बाद काजल और बिरजू दोनों गांव की ओर निकल पड़ते हैं। काजल फिर से अपने चेहरे पर घूंघट डाल देती है। सरपंच जी, उस तालाब का पानी इस गांव में अब बड़ी आसानी से आ सकता है। मैंने सब तरफ से देखा है। बस आप गांव के कुछ लोगों को भेजकर उस तालाब से इस गांव तक के लिए जगह बनवा दीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से हमारे गांव को भरपूर पानी मिल सकेगा। सरपंच कुछ लोगों को उस तालाब के पास जगह बनाने के लिए भेज देता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम कुछ दिन हमारे यहाँ ही क्यों नहीं रुकते? तुमने हमारी बहुत मदद करी है। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी तुम्हारी कुछ आओ भगत करें। ठीक है सरपंच जी, जैसा आप कहें। मैं और मेरी पत्नी कुछ दिन के लिए यहाँ रुक जाते हैं। क्या? लेकिन तुम तो उस वक्त अकेले थे। अब तुम्हारी पत्नी? चलो कोई बात नहीं, तुम और तुम्हारी पत्नी इस गांव में रह सकते हो। काजल, जरा यहाँ आना तो। घूंघट डाली लड़की जैसे ही सरपंच जी के सामने आती है, उसकी होश उड़ जाती है और डर के मारे सरपंच कांपने लगता है। तुम? अरे क्या हुआ सरपंच जी? आप मेरी पत्नी को देखकर इतना घबरा क्यों गए? ये भला तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? ये तो कमली है। कौन कमली सरपंच जी? ये तो काजल है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हुई हो। रात में जब सब सो रही होती हैं, तभी काजल जंगल की ओर जाती है। ये क्या? ये लड़की जंगल की ओर कहाँ जा रही है? अरे कहाँ जा रही हो तुम? रुको रुको। काजल बिरजू की एक नहीं सुनती और फिर वहाँ से घने जंगल में चली जाती है। ये लड़की तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रही है।
मुझे इसका पीछा करना चाहिए। कोई बात तो जरूर है। बिरजू काजल का पीछा करते करते घने जंगल की गहराइयों की ओर निकल जाता है, जहाँ वो देखता है काजल एक पीपल के पेड़ के पास खड़ी है और किसी से बातें कर रही है। अजीब लड़की है ये। इस घने जंगल में इस पीपल के पेड़ पर किससे बातें कर रही है? मुझे तो कोई नजर भी नहीं आ रहा है। पास जाकर देखता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। बिरजू पीपल के पेड़ के नजदीक जाता है और देखता है पीपल के पेड़ से एक आवाज आ रही है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे इस कैद से आजाद कराओ। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे छोड़ दो। अरे अरे, इतना क्यों परेशान हो रही हो? मैंने तुम्हारा शरीर ही तो उपयोग में लिया है। तुम्हारी आत्मा तो इस पेड़ पर सुरक्षित है। बस मेरा एक काम और हो जाए, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारा शरीर सौंप दूंगी। देखो, ऐसा मेरे साथ मत करो। मुझे मेरा शरीर दे दो। तुम तो बड़ी एहसान फरामोश निकली। अगर उस दिन मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो तुम आज जिंदा नहीं होती। वो तो शुक्र मनाओ मेरा कि आज तुम मेरी वजह से जिंदा हो। कितनी बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम घुटने लगा है यहाँ। कृपया करके मुझे यहाँ से आजाद कराओ। बस अमावस्या की रात तक का और इंतजार करो और फिर उसके बाद तुम्हारा शरीर मैं तुम्हें सौंप दूंगी और मैं अपने शरीर में प्रवेश कर जाऊंगी। ऐसा कहकर काजल वहाँ से चली जाती है। पीपल के पेड़ से जोर जोर से रोने की आवाजें आती हैं। जिसे सुनकर बिरजू उसके पास जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? सच सच बताओ, कौन हो तुम और वो लड़की कौन है? मेरा नाम कमली है। जिस गांव में तुम ठहरे हो, मैं उसी गांव की रहने वाली हूँ। मेरी किस्मत ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और उससे भी ज्यादा बुरा किया है उस सरपंच ने। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, तो मुझे साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या किया है सरपंच ने तुम्हारे साथ? अरे अरे, सुबह सुबह इस मनहूस के चेहरे को देख लिया, अब तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। अरे सुबह सुबह मेरे सामने आना जरूरी था क्या? हाँ? मनहूस लड़की नहीं तो। अरे जाने दीजिए ना सरपंच जी, आप अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? छी 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 छी, इसकी माँ ने इसे क्या खाकर पैदा किया था? इतनी गंदी शक्ल है इसकी, इतनी डरावनी चुड़ैल की तरह। सरपंच ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कमली फूट फूट कर रोने लगती है। हे ऊपर वाली, तूने मुझे इतना कुरूप क्यों बनाया और मेरे माता पिता को भी जल्दी मुझसे छीन लिया। मैं अब किसके भरोसे जीऊंगी? सरपंच जब भी कमली को देखता उसका दिमाग गर्म हो जाता। कमली उसे फूटी आंख नहीं बाती थी। दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने मेरा। दूसरे दिन फिर जब सरपंच जी अपने किसी काम से बाहर जा रही होती हैं, तभी कमली उनके सामने आ जाती है, जिससे सरपंच जी बौखला जाती हैं। लगता है तू ऐसे नहीं सुधरेगी। कितनी बार बोला है कि मेरे सामने मत आया कर। तेरी ये मनहूस शक्ल मुझे नहीं देखनी। घृणा आती है मुझे तेरे इस शक्ल से। अपने चेहरे को ढक कर रख और आइंदा ऐसे मेरे सामने मत आना। और सुन, एक बड़ा सा घूंघट तेरे चेहरे पर हमेशा होना चाहिए। अगर अगली बार मेरे सामने बिना घूंघट के आई ना, तो तेरा वो हाल करूंगा जिसे तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी, समझे? सरपंच के डर के मारे अब कमली रोज अपने चेहरे को घूंघट से ढक कर रखती थी। वह जब भी किसी के सामने आती, अपने चेहरे पर एक लंबा घूंघट डाल लेती। रामू, कैसे भी करके इस लड़की को गांव से बाहर निकालो। मुझे ये गांव में नहीं दिखनी चाहिए। जब भी इसे देखता हूँ तो अंदर से बड़ी घिन आती है मुझे। पर सरपंच जी, हम इसका करें क्या? मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी बताओ, इस लड़की को हम अपने रास्ते से और इस गांव से कैसे हटा सकते हैं? सरपंच और नौकर रात को अंधेरे में कमली के घर जाते हैं और उसका गला घोंटकर मार डालते हैं। सरपंच जी, अब हम इसका क्या करें? जल्दी बताओ। अरे करना क्या है, अब तो ये मर चुकी है। चलो इसे एक बोरे में भरकर जंगल में फेंक आते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी इस बुरी शक्ल वाली लड़की से सब दूर भागते हैं। कोई इससे बात भी नहीं करना चाहता। सब खुश होकर कहेंगे अच्छा ही हुआ मनहूस गांव से भाग गई। हाँ। फिर दोनों मिलकर कमली को बोरी में रखती हैं और जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। ये जगह सही है, फेंक दो इसको। यही रात में किसी जंगली जानवर का भला हो जाएगा और वो इसकी बोटी बोटी खा जाएगा। सही है सरपंच जी। अरे ये क्या, कौन है ये लड़की? काजल उस लड़की को पास से देखती है। इसकी तो सांसें चल रही हैं। लगता है ये अभी जिंदा है। क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं?
मुझे एक शरीर की जरूरत है। अगर मुझे इसका शरीर मिल जाता है तो मैं अपने मंसूबों में कामयाब हो जाऊंगी और इस लड़की की भी आत्मा और शरीर सुरक्षित हो जाएगी। ऐसा सोचकर काजल कमली की आत्मा को अपने जादू से कमली के शरीर से बाहर निकाल लेती है और उसे एक पीपल के पेड़ में कैद कर देती है और खुद अपने शरीर को सुरक्षित स्थान पर रखकर कमली के शरीर में प्रवेश कर जाती है। कौन हो तुम और तुम मेरे शरीर के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शरीर के साथ कुछ भी नहीं होने दूंगी। बड़ी हिफाजत से रखूंगी मैं तुम्हारे शरीर को। बस मुझे अभी तुम्हारे शरीर की जरूरत है। पर क्यों? मुझे इसी जन्म में कुछ सिद्धियां प्राप्त करना है, लेकिन उस साधु की वजह से मैं घायल हो गई। मेरा शरीर कमजोर हो गया है और इस बाबा ने मुझे श्राप भी दिया है, जब तक मैं किसी इंसान से शादी नहीं कर लूंगी तब तक मैं श्रापित रहूंगी। इसीलिए मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए, मुझे तुम्हारे शरीर की मदद चाहिए। ठीक है, फिर मेरा शरीर मुझे जल्दी वापस कर देना। मैं ज्यादा दिन तक इस पेड़ के अंदर कैद नहीं रह सकती। ठीक है, तुम फिक्र मत करो और हाँ, अपने शरीर की बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं तुम्हारे शरीर को बड़ी ही हिफाजत से रखूंगी। तुम बस इस पेड़ पर कुछ दिनों तक रहो, मेरा काम होते ही मैं तुम्हारे शरीर से अलग हो जाऊंगी। फ्लैशबैक खत्म। और इस तरह काजल ने मुझे यहाँ इस पीपल के पेड़ पर कैद कर दिया और सरपंच को लगा कि मैं मर चुकी हूँ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। वो बेकार और भयानक चेहरा जिसे तुमने घूंघट के अंदर देखा काजल की आत्मा के साथ, वो दरअसल मैं ही हूँ। मेरे बुरे चेहरे के कारण मैं इतनी बदनाम हो गई कि लोग मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। सरपंच ने तो मुझे जान से मारने की भी कोशिश की। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? इसमें मेरी क्या गलती थी? कमली ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगती है। रो मत कमली, तुम्हारे बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब मुझे सब पता चल गया है। उस सरपंच की काली करतूतें भी। अब मैं तुम्हें इंसाफ दिला कर ही रहूंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से निकालना होगा। इस पेड़ पर जो मेरी आत्मा कैद है, इसे यहाँ से आजाद करना होगा। अब मुझे नहीं लगता काजल रेड शरीर को मुझे वापस करेगी। पर ये सब होगा कैसे? क्या तुम्हें कोई उपाय पता है? अगर पता है तो बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें इस कैद से मुक्त कराने के लिए। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। कमली और बिरजू जब बातें कर रही होती हैं, तभी उनकी बात एक पक्षी सुन लेता है। भूल जाओ अपने शरीर को, अब वो तुम्हें तुम्हारा शरीर नहीं देने वाली। बड़ी चालाक है वो, और लंगर बाबा सब सही कर देंगे। आप लोग उनके पास जाओ, उनसे मदद मांगो, देखना वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हैं? बोलते हुए पक्षी? कौन हो तुम? और ये लंगर बाबा कौन है? बड़े पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा है लंगर बाबा। तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन लंगर बाबा मुझे मिलेंगे कहाँ? ये तो बताओ। वह सामने पहाड़ी देख रहे हो? हाँ। लंगर बाबा तुम्हें उसी पहाड़ी के पास एक छोटी सी कुटिया में मिलेंगे। ठीक है, मैं अभी इसी वक्त लंगर बाबा के पास जाऊंगा। बिरजू लंगर बाबा से मिलने के लिए घने जंगल को पार करता हुआ पहाड़ी के पास पहुंच जाता है, जहां उसे एक छोटी सी कुटिया दिखती है। लगता है वो पक्षी इसी कुटिया की बात कर रहा था। मुझे इस कुटिया के अंदर जाकर देखना होगा। बिरजू कुटिया के अंदर जाता है और देखता है लंगर बाबा साधना में लीन है। बिरजू कुछ देर इंतजार करता है। बाबा के साथ से उठने के बाद वो आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं नाम ही नहीं, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? सब तो बताइए बाबा, मेरी समस्या का उपाय बताइए। कमली को मैं कैसे उस पेड़ से आजाद कर सकता हूँ? और वो तांत्रिक जिसने मुझसे धोखे से शादी की, उससे मैं अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं? वो तांत्रिक बहुत चालाक है। उसके शरीर खराब हो चुका है, इसलिए उसने कमली के शरीर को धारण किया हुआ है। तुम्हें ये काम रात में करना होगा। रात में जब काजल सो रही होगी, तब उसकी आत्मा कमली का शरीर छोड़ेगी। तुम्हें बस इसी बात का फायदा उठाना होगा, ताकि दोबारा काजल की आत्मा कमली के शरीर में प्रवेश न कर सके। पर बाबा, मुझे क्या करना होगा? रात में काजल की गहरी नींद में सोते ही उसके शरीर को छोड़कर बाहर आ जाएगी। उसी वक्त तुम्हें उसके शरीर पर एक नींबू रखना होगा। नींबू रखते ही काजल की आत्मा कमली के शरीर में दोबारा प्रवेश कर जाएगी।
जी ठीक है बाबा, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, मैं उसी वक्त काजल की आत्मा को कैद कर लूंगा और फिर काजल तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। और बाबा कमली का क्या? कमली की आत्मा तो उस पीपल के पेड़ में कैद है। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन जब काजल सो रही होती है तो बिरजू ठीक वैसा ही करता है जैसा बाबा ने उसे बताया था। बाबा अपनी जादुई शक्ति से सब देख रही थी। वे काजल की आत्मा को अपने कमंडल में कैद कर लेती हैं। काजल, उठो काजल, काजल, देखो सुबह हो गई है। लगता है बाबा का उपाय काम कर गया और काजल की आत्मा कमली के शरीर को छोड़कर जा चुकी है। मुझे अब जल्द से जल्द कमली के पास जाना होगा। बिरजू भागता हुआ उस पीपल के पेड़ के पास जाता है जहाँ वो देखता है लंगर बाबा पहले से ही मौजूद हैं। आओ बिरजू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब बस उस क्षण और फिर कमली अपने शरीर में प्रवेश कर जाएगी। बाबा अपनी कुछ शक्तियाँ और सिद्धियों से कमली की आत्मा को उस पेड़ से मुक्त कर देते हैं और उसकी आत्मा को अपने दूसरे कमंडल में ले लेते हैं। मुझे अपने साथ ले चलो, जहाँ कमली का शरीर है। बिरजू बाबा को अपने साथ ले जाता है। ये रहा बाबा, कमली का शरीर। बाबा अपनी शक्तियों से कमली के शरीर में उसकी आत्मा को प्रविष्ट करा देते हैं जिससे कमली पहले की तरह जीवित हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आज मैं आपके कारण फिर से जीवित हो पाई हूँ। धन्यवाद मुझे नहीं, बिरजू को दो। तुम आज उसी के कारण जीवित हो और अब तुम्हें घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी शक्ति से तुम्हारे शरीर को बहुत सुंदर बना दिया है। कमली अब बहुत सुंदर बन चुकी थी। अब बारी है उस सरपंच की जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। बिरजू सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और सरपंच की सारी काली करतूतों को बताता है। क्या कमला बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं? हमने तो आपको इतना अच्छा समझा था और आपने हमारे ही गांव की बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। इसकी सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए। सरपंच को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। बिरजू भी कमली के साथ शादी कर लेता है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।